पूर्वी और रेचल दो सगी बहनें थीं। उनके माता पिता दोनों एक केमिकल की फैक्ट्री में काम करते थे। एक दिन अचानक फैक्ट्री में आग लग गई, जिससे उनके माता पिता की दम घुटने के कारण मौत हो गई। दोनों बच्चियां रोती बिलखती अकेले रह गईं। दीदी, अब हमारा क्या होगा? रेचल, मेरी बहन, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, तेरी दीदी। तुझे कभी भी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। रेचल रोते हुए पूर्वी के गले लग गई। दीदी। पूर्वी उस समय 18 साल की थी और रेचल 15 साल की। रेचल को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। कुछ दिन बाद उसे अपनी माँ की अलमारी से कुछ रुपए मिले। पूर्वी ने सोचा, शायद ये उन्होंने जमा किए होंगे। क्यों ना इन पैसों से मैं कुछ काम करूं, लेकिन इन पैसों से मैं क्या कर सकती हूँ? ये तो बहुत कम पैसे हैं, इनसे तो मैं कोई काम बड़ी मुश्किल से शुरू कर पाऊंगी। पूर्वी को सिलाई करना अच्छे से आता था, तो उसने उन पैसों से एक सिलाई मशीन खरीदी और कपड़े सिलने का काम शुरू कर दिया। पूर्वी मन ही मन भगवान से बोली, हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपनी बहन रेचल को पढ़ा लिखा कर काबिल बना सकूं। समय बीत गया। रेचल स्कूल से कॉलेज में पहुंच गई। रेचल, ये इतने छोटे कपड़े पहनकर कॉलेज मत जाया करो। दीदी, ये बाहर की दुनिया का तुम्हें कुछ नहीं पता। ये फैशन है आजकल का, तुम्हें कहाँ से पता होगा। सिलाई करने से फुर्सत मिले तब ना। ये कहते हुए रेचल हंसते हुए बाजार चली गई। पूर्वी की आंखों में आंसू थे। शायद वह अपनी बहन को काबिल बनाने के चक्कर में खुद को तो जैसे भूल ही गई थी। एक दिन रेचल अपने कॉलेज के दोस्त प्रियल को घर लेकर आई और अपनी बहन पूर्वी से बोली, दीदी, इनसे मिलो, ये प्रियाल हैं, मेरी कॉलेज के दोस्त। नमस्ते दीदी। नमस्ते। रेचल, ये तुम्हारा घर कितना छोटा है, तुम कैसे रहती हो इसमें? इससे बड़ा तो हमारा बाथरूम है। प्रियाल, शादी के बाद तो मैं तुम्हारे बड़े घर में रहने वाली हूँ, क्यों टेंशन लेते हो? रेचल, क्या तू प्रियाल से शादी करना चाहती है? ये तो बहुत अमीर है। दीदी, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं हमेशा तुम्हारी तरह गरीबी में ही रहूं? प्रियाल तुमसे शादी की बात करने आए हैं। हाँ दीदी, अगले हफ्ते हम शादी कर रहे हैं, आप देखें कि कैसे करना है। पूर्वी रेचल की बात से दुखी, हैरान और परेशान थी कि इतनी जल्दी सब कहां से और कैसे करेगी वो। पूर्वी ने ये बात करण को बताई। पूर्वी जब भी मुसीबत में होती थी, करण हमेशा उसका साथ देता। वह उसका बहुत अच्छा दोस्त था। पूर्वी, तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। लेकिन पूर्वी, तुम बड़ी हो, पहले तुम्हारी शादी होनी चाहिए। नहीं किरण, रेचल मेरी जिम्मेदारी है। जब तक मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाती, अपने लिए तो मैं सोच भी नहीं सकती। ऐसे ही समय बीतता है और रेचल और प्रियाल की शादी तय समय पर धूमधाम से हुई। पूर्वी ने अपनी सारी कमाई उसकी शादी में लगा दी। अपने लिए अब उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं बची। शादी के बाद रेचल का व्यवहार बदलने लगा। उसे अपने पैसे का घमंड हो गया था, क्योंकि प्रियाल बहुत अमीर था। पूर्वी अब अकेली हो गई थी। ऐसे ही समय बीतता रहा। तभी एक दिन करण ने पूर्वी से कहा, पूर्वी, अब रेचल ससुराल चली गई है, तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई हैं। क्या मैं तुमसे कुछ कह सकता हूँ? हाँ करण, क्या कहना चाहते हो? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पूर्वी, क्या तुम मेरी पत्नी बनना पसंद करोगी? पूर्वी ने हाँ कर दी और शादी करके दोनों खुशहाल जीवन जीने लगे। करण गरीब था। वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। घर में बीमार माँ और पिताजी थे। पूर्वी ने अपनी गृहस्थी संभाल ली और सास ससुर की भी सेवा करने लगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और फिर एक दिन रेचल पूर्वी के घर आती है और पूर्वी से कहती है, अरे दीदी, ये कितनी सस्ती सी ड्रेस पहनी है,
इससे अच्छी तो मेरी काम वाली पहनती है। कोई बात नहीं रेचल, इंसान की पहचान दिल से होती है, कपड़ों से नहीं। बैठ रेचल, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं दीदी, मैं चाय नहीं पीती, मैं अब कॉफी पीती हूँ। खैर छोड़ो, आपके यहाँ कॉफी कहाँ से आई? रहने दो। अच्छा दीदी, मैं चलती हूँ। तुम्हें याद है कल मेरा जन्मदिन है, प्रियाल ने पार्टी रखी है, बड़े बड़े लोग आएंगे, तुम्हें और जीजा जी दोनों को आना है। और हाँ दीदी, प्लीज कपड़े ठीक से पहन कर आना। हाँ। रेचल के जाने के बाद पूर्वी बाजार गई और उसके लिए एक ड्रेस लाई। करण और पूर्वी दोनों रेचल के घर गए और उसे जन्मदिन का तोहफा दिया। ड्रेस देखकर रेचल को गुस्सा आ गया। ये क्या कबाड़ा उठा लाई हो दीदी? हमारी हैसियत देखकर तो गिफ्ट लाना चाहिए था। मैं किसी को क्या जवाब दूंगी कि मेरी दीदी इतनी घटिया ड्रेस लेकर आई है। रेचल पूर्वी की बहुत बेइज्जती करती है। सभी लोगों के सामने बेचारी पूर्वी रोती बिलखती हुई घर वापस आ गई। करण ने उसे बहुत समझाया। देखना पूर्वी, एक दिन हमारे दिन जरूर अच्छे होंगे, तुम परेशान मत हो। एक दिन तुम्हारी बहन तुमसे माफी मांगेगी। कुछ समय बाद रेचल ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन करण ने पूर्वी को उसके घर जाने से मना कर दिया। पूर्वी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए नौकरी तो कर नहीं सकती थी। उसने बहुत सोचा, फिर अपने मन की बात करण को कही। करण, मैं कुछ करना चाहती हूँ, पर मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या काम करूँ। मैं इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं कि कोई मुझे नौकरी दे दे, पर मैं कुछ अपना ही करना चाहती हूँ, कोई छोटा मोटा काम। अरे तो इसमें सोचने वाली क्या बात है? तुम अपना कुछ काम करना चाहती हो ना, तो ठीक है, तुम वही काम फिर से शुरू करो जो हमेशा से करती आई हो। मैं कुछ समझी नहीं करण, कौन सा काम? अरे वही सिलाई का काम जो तुम शादी से पहले करती थी। तुम काम चालू करो, मेरे एक दो बुटीक वालों से जान पहचान है, थोड़ा बहुत काम तो मिल ही जाया करेगा। पूर्वी ने सिलाई का काम शुरू किया। शुरुआत में तो थोड़ा बहुत ही काम मिला, पर पूर्वी ने दिन रात एक करके एक से बढ़कर एक डिजाइन तैयार किए और उन डिजाइनों की मार्केट में बहुत डिमांड थी। देखते ही देखते पूर्वी का काम चल पड़ा। पूर्वी अपने पति करण की मदद से सफलता की सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी। अब पूर्वी और करण की गिनती शहर के बड़े और रईस बिजनेसमैन में होने लगी। अब उनके पास सब कुछ था। अब पूर्वी रेचल से कई गुना अमीर हो गई थी। और फिर वक्त ने करवट ली। प्रियाल के छोटे भाई ने सारी प्रॉपर्टी के कागजात पर उससे धोखे से साइन करवा लिए और सब कुछ अपने नाम कर लिया। प्रियाल और रेचल को घर से धक्के मारकर निकाल दिया। अब दोनों के पास कोई रास्ता नहीं था। मायके के नाम पर सिर्फ बहन थी, लेकिन उसके पास भी किस मुंह से जाती रेचल। कुछ दिन वो लोग किराए पर रहे, लेकिन वहाँ भी किराया न देने के कारण उन्हें निकाल दिया गया। 2 दिन उसने मंदिर के बाहर गुजारे। दूध न मिलने के कारण उसके बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। रेचल अपने बेटे को गोद में लेकर बैठी रो रही थी। तभी एक चमकती कार आकर उसके सामने रुकी। उसमें से पूर्वी उतरी तो रेचल उसे देखकर दंग रह गई। पूर्वी ने जब उसे देखा तो वह यकीन नहीं कर पाई और रेचल से बोली, रेचल ये तूने क्या हाल बना रखा है? और यहाँ क्या कर रही है? ये बेटा क्यों रो रहा है? और प्रियाल कहाँ है? इतने दिनों से तुम्हारा कुछ अता पता नहीं है। दीदी, प्रियाल हार्दिक के लिए दूध लेने गए हैं, इसकी तबीयत बहुत खराब है। दीदी, प्रियाल के भाई ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। हम गरीब हो गए, रोड पर आ गए। मैं हमेशा तुम्हारी गरीबी को लेकर तुम्हारा मजाक उड़ाती थी, तुम्हारी बेइज्जती करती थी। शायद ये उसी का नतीजा है। तुमने मेरे लिए अपनी खुशियाँ, अपना भविष्य सब कुछ खत्म कर दिया और मैं दौलत के नशे में ये भूल गई थी कि मैं जो कुछ भी हूँ आज तुम्हारी वजह से हूँ। दीदी। रेचल की आंखों से आंसू बह रहे थे। रेचल, अभी ये सब बातें करने का समय नहीं है, जल्दी गाड़ी में बैठ। हार्दिक को तो बहुत तेज बुखार है। अरे प्रियाल, अच्छा हुआ तुम भी आ गए। चलो जल्दी हार्दिक को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं।
सही समय पर दवाई मिलने से हार्दिक ठीक हो गया। रेचल, प्रियाल, अब तुम हमारे साथ रहोगे। मैं नौकर से कहकर तुम्हारे रहने का बंदोबस्त करा देती हूँ। दीदी मुझे माफ कर दो। भगवान ने मेरी अमीरी का घमंड तोड़ दिया। मैंने तुझे माँ की तरह पाला है, तुझे तकलीफ में नहीं देख सकती। अब हम सब एक साथ रहेंगे, क्यों करण? जैसा तुम कहो। अमीरी धूप छांव की तरह होती है, इसलिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे वाला काला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।